हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 की विज्ञान का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो बात की थी वो द्रव्य के बारे में बात की थी, जिसमें हमने द्रव्य बताया था। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, जिसमें पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है और हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। बेसिक से बेसिक जानकारी हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में दी थी। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको से निवेदन है कि आप लेक्चर नंबर 1 को अवश्य देखें, तभी आपको लेक्चर नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और लेक्चर नंबर 1 का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो पदार्थ यानी द्रव्य का वर्गीकरण, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो अगर आप सब हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, इस चैनल पर यानी कि दीपक सर उड़ान स्टडी पॉइंट पे आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 की सभी विषयों का कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सब हमारे चैनल से जरूर जुड़े। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पदार्थ यानी कि द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य यानी कि पदार्थ, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार हमने कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? 2 भागों में। एक तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांट सकते हैं और एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। हमारे पास क्या होगा, भौतिक गुणधर्म के आधार पर इसको बांट सकते हैं, और हमारे पास क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, बात समझ रहे। और इस अध्याय में हम सिर्फ भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, मुख्य कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक तो हमारे पास है ठोस, दूसरा हमारे पास क्या होगा, द्रव होगा, चौथा हमारे पास तीसरा हमारे पास क्या होगा, गैस होगा। और इसके अलावा भी हमारे पास 2 अवस्थाएं और होती हैं। चौथी अवस्था हमारे पास कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी हमारे पास कौन सी होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। ठीक, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हमारे पास है? 5 अवस्थाएं हैं। मुख्य कितनी है? 3, 2 हमारे पास और है, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारे पास प्लाज्मा चौथी अवस्था है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम इन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए फटाफट, फिर हम एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए फटाफट से। अब हम देखते हैं ठोस, इसके बारे में देखते हैं, ठोस के बारे में। ठोस, ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के जो अणु होंगे वो काफी पास पास होते हैं, बहुत घने घने होते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस के जो हमारे पास अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही घने घने होते हैं, कुछ ऐसी उसकी संरचना होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ठोस होता है, जो हमारे पास ठोस होगा, जैसे कि हमारे पास मार्कर पेन है,
ये काफी ठोस है ना, इनको अगर हम दबाएंगे, दबाने से क्या ये इनका आकार बदला जा सकता है, दबाने से इनका आकार बदला जा सकता है। इनका आकार व आयतन दोनों हमारे पास क्या है, फिक्स है। जितना आकार इसका आज है उतना ही हमारे पास क्या होगा, कल होगा। बात समझ गई? ऐसा नहीं कि कल ये आज इतना बड़ा है कल इतना सा बचे, छोटा हो जाए, नहीं, ठीक है। तो ठोस का हमारे पास आकार व आयतन, आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं हमारे पास, बिल्कुल फिक्स होते हैं। बात समझ गए? ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि जितना आकार आज है इस मार्कर का उतना ही हमारे पास क्या होगा, कल होगा। ठीक है, जितना आयतन आज है उतना ही क्या होगा हमारे पास, कल होगा। ठीक, चाहे इसको हम कहीं पर भी रख दें, इसका जो हमारे पास आकार है वो सेम रहेगा और आयतन भी हमारे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आकार और आयतन को हम, ठोस का जो आकार व आयतन है वो नहीं बदलता है। बात समझ रही? तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अब ये काफी पास पास हैं, बिल्कुल घने हैं, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल घने घने हैं। ठीक है, तो इनका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। ठोसों का जो घनत्व होता है, ठोस का जो घनत्व होता है, घनत्व वो क्या होता है, उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है। बात समझ रहे? ठोस का जो घनत्व होता है वो हमारे पास क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, घनत्व हमारे पास क्या होता है, देखिए घनत्व बराबर हमारे पास क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। जिसका आयतन अधिक है, जिसका आयतन क्या है हमारे पास, अधिक है, उसका द्रव्यमान क्या होगा हमारे पास, कम होगा। जिसका आयतन अधिक है उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। बात समझ में? अगर जैसे कि हमारे पास 5 किलो रुई है, इतना बड़ा आयतन हो गया, इतना बड़ा, ठीक, इतना बड़ा ढेर है, तो उसका आयतन अधिक है, यानी कि इतनी बड़ी रुई अगर हम ले लें, इतना ज्यादा रुई, तो रुई का आयतन हमारे पास क्या है, अधिक है। अगर उसको तौला जाए तो क्या उसका वेट उतना होगा, नहीं, इतना तो वेट नहीं होगा उसका, बहुत ज्यादा 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो। अगर हम इतनी सी रुई ले लें, उसको तौला जाए तो आयतन अधिक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। जिसका आयतन कम होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है? बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, घनत्व। घनत्व को हम कैसे लिखते हैं, डी से लिख सकते हैं, और या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, रो से, डी या फिर रो से, मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हमारे पास आगे क्या दिया गया है, आकर्षण बल। आगे क्या दिया गया है, आकर्षण बल। ठोसों का जो आकर्षण बल होता है वो उच्च होता है, आकर्षण बल प्रबल होता है। ठीक है, आकर्षण बल प्रबल होता है। जो हमारे पास ठोस होते हैं, जितने भी हमारे पास ठोस चीजें हैं, ठोस है, मार्कर है, ठीक है, इसका जो आकर्षण बल है वो प्रबल होगा, यानी कि ये इसके जो कण हैं वो बहुत ही पास पास हैं, बहुत ही पास पास। इसको तोड़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल लगेगी, यानी कि तोड़ने में बहुत ही हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो जितना पास होता है, ठीक है, देखिए जो जितना पास होगा उसको तोड़ने में ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं ना, दोस्ती जितनी गहरी साजिशें उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कोई खास चीज है, जैसे खास रिश्ते को तोड़ना है तो उसमें हमें साजिशें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर ठोस है, ठोस को अगर हमें तोड़ना है तो उसके लिए हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। बात समझ में? तो जो ठोस होता है, ठोस का बल यानी कि आकर्षण बल प्रबल होता है। ठोस का आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा, यानी कि इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, ठोसों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा। जब ठोसों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा तो इनके अणुओं के बीच में गति नहीं होगी, इनके अणुओं के बीच में गति नहीं होगी, ठोस के अणु गति नहीं कर सकते हैं। बात समझे? क्या लिख सकते हैं, ठोस के अणु गति नहीं करते हैं। बात समझे भाई? जब कोई बहुत ही पास पास होता है वो गति नहीं कर सकता है ना, यानी कि उसमें हिलने डुलने की जगह नहीं होती है। बात समझ में?
जैसे कि ये है, अब इसको ऐसे करो तो उसके जो अणु होंगे वो आपस में थोड़ा ऐसे पास में मुंह झूम कर सकते हैं, ठीक है, झूम सकते हैं, लेकिन और दूर के वो विचलन कराएं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, वो आपस में यानी कि मूव नहीं कर सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर कि चले जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ठोस का जो अणु है वो गति नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इनका आकर्षण बल प्रबल होता है, यानी कि ये बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं। बात समझ में क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर हमारे पास कोई रबड़ है, रबड़, ठीक, वो खींचने वाली जो हलवाई लोग बांधते हैं मिठाई के डब्बे पे, ठीक है, वो खींचते हैं, क्या वो हमारे पास ठोस है? खींचने पर उसका आकार बदल जाता है। तो रबड़ बैंड क्या हमारे पास ठोस है? आप कहेंगे सर रबड़ बैंड ठोस नहीं है। अगर हम कहें सर रबड़ बैंड ठोस होता है, अगर हम कहें रबड़ बैंड ठोस होता है, देखिए अगर खींचेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा, लेकिन जैसे छोड़ देंगे वो तो अपने स्थान पे आ जाएगा, जिस अवस्था में था वैसे ही तुरंत उसी आकार में आ जाएगा। तो रबड़ बैंड भी हमारे पास क्या है? एक ठोस का एग्जांपल है। रबड़ बैंड हमारे पास क्या है? ठोस का एग्जांपल। अगर हमारे पास स्पंज है, स्पंज आप सबने देखा होगा, दबाओ तो बिल्कुल सूख से दब जाता है, कोई छोड़ो तो फूल जाता है, वैसे, ठीक। तो स्पंज हमारे पास कैसा होगा? ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा? तो आप सर कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप सभी लोग। तो स्पंज भी हमारे पास कैसा होता है? ठोस का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि उसके स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके बीच में हमारे पास क्या हो जाती है? गैस, यानी कि एयर भर जाती है, ठीक, उसको दबाने पर वो एयर निकलती है और फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है छोड़ने पर। बात समझ में? तो स्पंज भी हमारे पास क्या है? एक ठोस का ही उदाहरण है। बात समझ में आई सभी को? आशा करते हैं आपको काफी समझ में आया होगा। समझ में आया ही होगा तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, द्रव की ओर चलते हैं, ठीक। द्रव देखते हैं, द्रव के जो गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम अगला देख लेते हैं, हमारे पास क्या है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था देख लेते हैं। द्रव अवस्था, ठीक, जो हमारे पास द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है। द्रव के अणुओं के बीच में क्या होती है? हल्की दूरी होती है। बात समझ में? हल्का दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके अणुओं के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। द्रव के अणुओं के बीच में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है, जो कि हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि शरबत जो हमारे पास, यानी कि जल के अंदर अगर हम चीनी को घोलते हैं तो पूरी चीनी डिसॉल्व हो जाती है, तो चीनी कहाँ जाती है? तो वो इन्हीं रिक्त स्थानों में, यानी कि जो द्रव के बीच में जो कण है, यानी कि जो इसकी खाली जगह है, इसी में वो अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, ठीक है। बात समझ में? तो देखिए जो हमारे पास द्रव है, ठीक है, अगर हम 1 लीटर जल को ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, ठीक, 1 लीटर पानी को अगर हम लोटे में लाएं और उस लोटे से अगर हम बोतल में भरें, बोतल से भरने के बाद थाली में डालें, तो अगर आप नोटिस करेंगे जब हमने लीटर से लोटे में नहाया था तो लोटे का आकार ले लिया, लोटे से जब बोतल में नहाया तो बोतल का आकार ले लिया, और बोतल से जब हमने किस में नहाया? थाली में, तो थाली का आकार ले लिया। तो हम कह सकते हैं, हम इस बात से कह सकते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें जो हमने पानी लिया था उसको अगर हम पुनः लीटर के अंदर डालें, उस पानी को पुनः से हम उस लीटर के अंदर डालें, तो क्या वो उसमें 1 लीटर से 1.5 लीटर हो गया होगा, या 1.5 लीटर से आधा लीटर? तो ऐसा भी नहीं होगा ना। तो हमारे पास क्या होगा? उसका आयतन फिक्स होगा, यानी कि द्रव का आयतन क्या होता है? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु कंप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है। जब आप उसको पीते हैं तो वो आपके गले में हल्का जलन सी महसूस कराता है, ठीक, तो आप कहते हैं वाह बहुत ठंडी, बहुत चिल्ड है। तो उसके अंदर कंप्रेस करके, यानी कि उसको दबा करके कौन सी गैस को भरा गया है? कौन सी गैस को भरा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा गया, ठीक। वैसे ही हमारे पास जो जल होता है नदी के अंदर, ठीक, तालाबों के अंदर जो हमारे पास जल होता है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहती है,
बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहती है, जो कि जलीय जीव जंतु हैं उनके श्वसन में वो क्या करती है, सहायता करती है। जो जलीय जीव जंतु होते हैं उसमें उनके श्वसन के लिए क्या करती है, काफी मदद करती है, क्योंकि उनका भी जीवन है। बात समझ में? और हम सब तालाबों को उड़ेड़ देते हैं गांव में, उसमें पानी नहीं रखते हैं, मछलियां कैसे रहेंगे भाई? उनका भी जीवन है। तो आप सेव वाटर यानी पानी को बचाएं। जब आप आज पानी को बचाएंगे तब आपका कल होगा। पानी आज नहीं होगा तो कल आपका दुविधा में हो जाएगा कि कल आप हैं या नहीं। बात समझ में? क्लियर है? नहीं क्लियर है सभी को? ठोस की अपेक्षा द्रव के अंदर विसरण क्या होता है, अधिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि द्रव के जो अणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि वो गति करते रहते हैं। ठोस के अंदर क्या विसरण होगा? ठोस के अंदर विसरण नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला देखते हैं गैसीय अवस्था के बारे में देखते हैं। ठीक, तो नोट करिए आप इसे फटाफट। अब हम अगली अवस्था के बारे में देख लेते हैं, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के बारे में देखते हैं। ठीक है, गैसीय अवस्था के जो अणु होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। गैसीय अवस्था के जो अणु होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। ये कहीं इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे इधर उधर कहीं पर भी, ये आपस में भी टकरा सकते हैं। ठीक है, किधर भी घूम सकते हैं। ठीक, तो अगर हम कायदे से अगर इनको देखें तो किधर भी जा सकते हैं। हमारे जो वायुमंडल है इसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं, वो इधर उधर घूम रही है, ये सब इधर उधर घूम रही है। तो क्या जो हमारे पास गैस है, क्या उसका आकार कोई निश्चित है? गैस का कोई आकार निश्चित है या उसका आयतन कुछ निश्चित है? नहीं, ना तो गैस का आकार निश्चित है और ना गैस का आयतन निश्चित है। यहाँ पे हम लिखेंगे गैस का ना आकार निश्चित है, ना आकार निश्चित है, और ना ही आयतन, निश्चित है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु हैं वो द्रव की अपेक्षा और गतिमान होते हैं, यानी कि विसरण समय द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव की अपेक्षा गैस के अंदर जो विसरण होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा, देखिए बात को समझिए, गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस का अन्य गैस में विसरण अधिक होता है। गैस का अन्य गैस में विसरण तीव्र होता है। ठीक है, बात समझ में? जो हमारे पास गैस है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन निश्चित होता। गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस का अन्य गैस में विसरण काफी अधिक होता है। बात समझ में? जैसे हमारे पास वायुमंडल है, इसमें बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई है। तो जैसे हमारे पास समझिए एलपीजी गैस है, एलपीजी, सीएनजी है, ये सब हमारे पास कौन सी गैसें हैं? ठीक, ये सब हमारे पास गैसें हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनको कंप्रेस करके यानी कि संपीट करके, यानी कि इनको दबा करके, ठोस में दबाने का गुण नहीं था, यानी कि उसको हम दबा करके उसका आयतन नहीं बदल सकते थे। और जो हमारे पास द्रव है, द्रव को हम बहुत ही हल्का कंप्रेस कर सकते हैं, यानी बहुत कम दबा सकते हैं। और जो हमारे पास गैस है, उसको हम दबा सकते हैं। बात समझ में आई? अब हमारे पास 5 लीटर का सिलेंडर हो, उसके अंदर हम काफी मात्रा में गैस को भर सकते हैं, काफी मात्रा में गैस को भरा जा सकता है। कभी आपने नोटिस किया है
देखिए जो हमारे पिकनिक स्पॉट पे वो गुब्बारे लगाए रखता है, वो उसके पास एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के अंदर वो गैस भरी रहती है, उससे कितने गुब्बारे वो फुलाता है, बहुत सारे गुब्बारे फुला देता है। आपके घरों के अंदर जो खाना पकाने वाला सिलेंडर है, एलपीजी है, वो आप एक बार भराते हैं, समथिंग 2 से 2.5 महीने आप उसका यूज करते हैं, इसका मतलब काफी गैस है उसके अंदर। तो उसको कंप्रेस करके यानी कि दबा करके उसको हाईली दबा करके उसको कंप्रेस करके उस सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है, जिससे हमारे संसाधनों में काफी आराम मिलती है। ऑक्सीजन को कंप्रेस करके ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिसिन में हम उसका उपयोग करते हैं, कोई मरने वाला हो तो ऑक्सीजन रख देते हैं, सांस लेता रहता है। घरों के अंदर खाना आसानी से बना सकते हैं। तो ये सब उपयोग हमारे लिए है, ठीक है, उपयोगी चीजें। सीएनजी है, पहले हम पेट्रोल यूज करते थे, आज हम ये सीएनजी का उपयोग करने लगे हैं गाड़ियों के अंदर। ये काफी सस्ती भी है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी हमारे पास क्या है, थोड़ी सस्ती है। एलपीजी तो महंगी होती चली जा रही है, 400 रुपए का सिलेंडर इसमें 1200 रुपए में आ रहा है। तो देखिए ये महंगा हो गया, सीएनजी सस्ती होगी, कहीं पे ऊपर नीचे तो होता रहता है, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है। तो हाईली कंप्रेस करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाईली कंप्रेस यानी कंप्रेसिबल होती है गैस हमारे पास क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस का अन्य गैसों में विसरण तीव्र होता है, यानी कि द्रव में अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें तो धीरे धीरे फैलेगा, और हमारे पास गैस है, गैस को अगर हम कहीं पर भी छोड़े तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, समझिए बात को। जैसे कि हमारे घर के अंदर एलपीजी होता है, ठीक है, एलपीजी को अगर हम ऐसे प्रेस करके अगर बाहर खोले, ठीक है, हाईली मतलब समझिए बात को, एलपीजी को आपको ऐसा करना नहीं है कि आप घर के अंदर सिलेंडर उसमें तीली माचिस लगा करके आप उसका गैस को फैला करके चेक करें, तो ऐसा आपके लिए घातक हो सकता है। लेकिन हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, समझिए। जैसे आपके घर में सिलेंडर होता है, ठीक, सिलेंडर को अगर हम हल्का सा भी अगर लीक होता है तो आपके पूरे घर में महकने लगता है, पूरे घर में क्या होने लगता है, महकने लगता है कि हाँ सिलेंडर कहीं पे खुला है, जल्दी बंद करिए। तो आप ऐसा कर, आपको ऐसे समझ में आ जाता होगा, दूर तक फैल जाती इसकी गंध। तो क्या होता है, विसरण अधिक है, गैसों में विसरण अधिक है। घर के अंदर अगर बत्ती आप कहीं पर कोने में लगा करके रख दीजिए, ठीक है, पूरे घर में आपका सुगंध फैल जाती है, पूरे घर के अंदर सुगंध फैल जाती है। क्या है, विसरण ही है, यानी कि फैलना है, पूरे घर भर के अंदर आपके पूरा फैल जाएगा, आपको अच्छी खुशबू मिलती है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, गैस अवस्था हो गई। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, इसमें विसरण अधिक होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, बात समझ में, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर अगला देखते हैं प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम अगला देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक हमारे पास अवस्था है, प्लाज्मा एक अवस्था है। प्लाज्मा हमारे पास सबसे गर्म अवस्था है, प्लाज्मा हमारे पास क्या है, सबसे गर्म अवस्था है। देखिए बात को समझिए, जैसे हमारे पास ठोस है, ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को अगर और गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, गैस बनेगी, ठीक। गैस को अगर हम और गर्म करेंगे यानी कि और हाई टेम्परेचर देंगे, तब क्या बनेगी हमारे पास, प्लाज्मा अवस्था बनेगी। क्या बनेगी, प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पास सबसे गर्म अवस्था है। ठोस को गर्म करेंगे द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस बनेगी, गैस को और गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लाज्मा अवस्था बन जाएगी, बात समझ में, ठीक है। तो प्लाज्मा जो हमारे पास है, प्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 में की गई थी। प्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 ईस्वी में की गई थी, ठीक। इन्होंने इसे, जो विलियम क्रुक्स थे, इन्होंने इसका जो नाम दिया था वो चमकते पदार्थ का नाम दिया था, ठीक है। आप हमारे इस साइड में देख पा रहे होंगे, साइड में आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पास प्लाज्मा अवस्था है उसका हम इमेज आप ये देख लीजिए, ऐसा ही होता है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया, किसने दिया, विलियम क्रुक्स ने। और फिर इरविंग लैंगम्यूयर ने प्लाज्मा नाम दिया, इरविंग लैंगम्यूयर ने प्लाज्मा नाम दिया, ठीक है। सबसे पहले जो विलियम क्रुक्स थे उन्होंने इसका नाम क्या दिया, चमकता हुआ पदार्थ, चमकता हुआ पदार्थ नाम दिया, ठीक है। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है, प्लाज्मा जो हमारे पास है वो आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है,
ठीक है। प्लाज्मा का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। प्लाज्मा का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार हमारे पास गैस होती है उसी प्रकार प्लाज्मा का आकार व आयतन उसका भी फिक्स नहीं होता है। देखिए, आप जो हमारे पास ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आपने सूर्य डेली देखते हैं, सुबह उठेंगे तो आपको सूर्य दिखाई देता है, रात को आपको तारे दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या है, वो इतना क्यों चमकता है? भाई सूर्य इतना क्यों चमकता है? जो आप ऐसा आंखें देखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता, आंखें आपकी आंखों में बहुत तेज रोशनी लगने लगती है। जो हमारे पास सूर्य है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा। बात समझ में क्या है? प्लाज्मा। जितने भी तारा है, जितना भी स्टार है, सूर्य हमारे पास तारा है एक प्रकार का, उसमें क्या भरा हुआ? प्लाज्मा है। ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उसमें क्या हुआ है? प्लाज्मा भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर धनात्मक तथा ऋणात्मक जो आयंस है वो गमन कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे पास प्लाज्मा है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं। प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है। आई होप प्लाज्मा अवस्था आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। प्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 में ईस्वी में की गई थी। इन्होंने इसको चमकते हुए पदार्थ का नाम दिया। उसके बाद इरविन लाइनम्यूयर ने प्लाज्मा नाम दिया, ठीक है। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक प्रकार की गैस है। प्लाज्मा का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो धनात्मक का ऋणात्मक आयंस है वो गमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ब्रह्मांड में जितने भी हमारे पास तारे हैं उसके अंदर जो ऊर्जा है वो एक प्लाज्मा के रूप में भरी हुई है, ठीक है। प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था है। प्लाज्मा सबसे हमारे पास क्या है? गर्म अवस्था है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। फिर अगला हम देखते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में देखते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की क्या है? पांचवी अवस्था है। जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्यता -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्यता -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है और इससे जो तत्व का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर एटम बनता है। एक सुपर एटम का क्या होता है? निर्माण होता है। बात समझे? इस ताप से नीचे अभी तक जाना संभव नहीं हुआ। इसे ही हम क्या कहते हैं? परम शून्यता। परम शून्यता किसे कहते हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस। हम इसे कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट हम -273 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, ठीक है। तक ठंडा किया जाता है और ऐसे तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं। उसे जो बनता है वो हमारे पास सुपर एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक सुपर एटम का हमारे पास क्या होता है? निर्माण होता है। और जो हमारे पास बोस हैं वो उसका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसकी जो खोज की थी वो सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। बात समझ में क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन इसका जो चीन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। बात समझ में? तो इसी वजह से इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा, ठीक। पदार्थ की हमारे पास क्या है? ये पांचवी अवस्था है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सभी को समझ में आया होगा। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो शेष है तथ्य बचे हुए हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और इसके आगे के जो टॉपिक होंगे उनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और आशा करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए, ठीक।